सालाना 150 करोड़ का राजस्व इनका टारगेट पूरी करने के लिए आम जनता को परेशान केंद्र से भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से जीएसटी है उसी प्रकार से पंजीयन ड्यूटी भी पूरे देश में ही क्यों होना चाहिए। भारत देश में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमारे मध्य प्रदेश में है। क्रिमिनल पना भी बंद होगा और साथ साथ जो न्यायालय में विवाद चल रहे हैं वो भी कम पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद क्लिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राकेश जी पिपाड़ा, रतलाम जिला प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आइए मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, पिछले 20 साल से आप रतलाम जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या अनुभव है इसका? मैं इस रतलाम जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन का 3 बार निवृत्त सेक्रेटरी रहा हूँ और करीब करीब 6 से 7 बार मैं निवृत्त अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में सोना, साड़ी, सेव बहुत देश में विदेश में भी फेमस है, इसी प्रकार हमारा यहाँ का संपत्ति और प्रॉपर्टी भी फेमस है। दूर के देश विदेश तो ठीक है, विदेश तक के लोग भी यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ न तो राजनीतिक ज़्यादा हस्तक्षेप है और न क्रिमिनल हस्तक्षेप है। 99.99% यहाँ पूरा ईमानदारी से धंधा होता है। किसी प्रकार का राजनीतिक और क्रिमिनल या जमीनों पर कब्जा नहीं होना। बहुत से लोग इंदौर जैसे कई महानगर से परेशान होकर रतलाम आकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ रतलाम में राजनीतिक और क्रिमिनल हस्तक्षेप नहीं होता, पर मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी जैसे व्यवसाय में सबसे ज्यादा राजनीतिक और क्रिमिनल हस्तक्षेप भी होते रहते हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? तो सब जगह बड़ी सिटी और सब होता है। हमारे यहाँ के जो भी विधायक रहे हैं वो बहुत ईमानदार रहे। जो राजनीतिक क्षेत्र के पहले हिम्मत जी कोठारी भी थे 35 साल, तो वही बहुत ईमानदार थे। उन्होंने इन लोगों को अभी भी क्रिमिनल या प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोगों को संरक्षण नहीं दिया है। अभी 3 बार से हमारे यहाँ के बहुत ही ईमानदार और अभी कैबिनेट मंत्री हैं श्री चेतन जी कश्यप, उन्होंने भी क्रिमिनल इन लोगों को कभी भी सहयोग और साथ नहीं दिया, जिसका एक बड़ा मुख्य कारण है इस प्रॉपर्टी व्यवसाय में 1% तो कहीं भी होता है, उसके लिए बोल नहीं सकते, पर 99% है कि यहाँ इस प्रकार का, क्योंकि इन लोगों को किसी ने भी राजनीतिक व्यक्तियों ने हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब संरक्षण नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ बहुत बड़ा सुरक्षित है रतलाम। अच्छा, इसके आसपास ये चीजें अच्छे से होती है? आप ये इंदौर और इन बड़ी सिटियों में तो बहुत जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, चलिए 1956-57 के नामांतरण को लेकर के क्या कहेंगे? अभी क्या हुआ, पिछले 1.5-2 साल से मध्य प्रदेश में इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह आए थे। उन्होंने एक नया नियम करा कि पुराने रिकॉर्ड के देख के रिकॉर्ड मांगना और रिकॉर्ड देना नहीं। जमीन 62 है, कोई जमीन 62 है 72 में पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री आए, जो भी शासन रहा, उन्होंने अपनी एक नई नई योजना बनाई, कब्जे के अनुसार मालिक बना दिया, पट्टे बांट दिए, किसको कैसे बना दिया, कई बार राजा महाराजा सही है, और पहले इतना रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं थी, कई बार पटवारियों ने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया है। इनको लेके उन्होंने क्या करा कि इंदौर में नया उन्होंने एक स्टैंड बनाया कि पुराना रिकॉर्ड मांगो, नहीं देते तो उनको जबरदस्ती परेशान करना, एक बड़ी सेवा का भ्रष्टाचार के रूप में मांग करना। फिर धीरे धीरे इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक मौखिक आदेश निकाल दिया और नामांतरण पे रोक लगा दी। जैसे रतलाम में पिछले 4-5 साल से इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब जैसे कोई जमीन 61 में, कोई 72 में, कोई 75 में मालिकी की चढ़ी हुई है और अभी तक वो 10 बार बिक चुकी है, उसके नामांतरण और सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन शासन हमको कहता है कि आप 75 में कैसे जमीन आई हमको बताओ, 62 में कैसे आई हमको बताओ। तो हमारे इस मामले में उनसे कहना रहा है कि जब आपके यहाँ रिकॉर्ड है तो आप रिकॉर्ड सुधार लो। और इतने लोगों ने जब इतने साल से नामांतरण कर ही रहे हैं, उतने साल से जमीन चढ़ी हुई है, जिन्होंने गलत काम किया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर मान लो कुछ जमीन आपको लगती है कि ये गलत चढ़ी हुई है 20-25 साल 40 साल पहले, तो आप अपना रिकॉर्ड सुधार करो। तो हम आज की तारीख में जो खस्से खाते में जो नाम आपका चढ़ा हुआ है उसके अनुसार व्यापार करेंगे। पर एक बड़ा बोलना नहीं चाहिए वह क्या है इस मुद्दे, उसको लेके सब काम होता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री चेतन जी कश्यप ने इस पूरे प्रदेश में बहुत ताकत से मुद्दा उठाया। उन्होंने राजस्व मंत्री को भी ज्ञापन देकर बोला है कि आप इसको तत्काल हल करें। अच्छा, तो क्या लगता है उसका समाधान होगा? ये नहीं होगा तो भी हमने पूरे जिले में बड़ा आंदोलन की तैयारी कर ली है।
अच्छा। और अभी हमने उसका नाम दे दिया रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसायी संघर्ष समिति है। पूरे जिले के करीब 2000 लोग हमारे पास हो गए हैं। हाँ, तो उस आंदोलन की जोरों से तैयारी चल रही है, मैंने उसकी सुना है। तैयारी चल रही है और अभी हमारे पास इस प्रदेश के अन्य जगहों से भी जब हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू उनके पास जानकारी पहुंची है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम भी एकत्रित हो, क्योंकि मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में रतलाम शहर ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर्टी जो समाज संस्था है, इतनी बड़ी संस्था कहीं भी नहीं जो रतलाम में। अच्छा, जो आप जिसके रतलाम प्रेसिडेंट जिला हैं, जिस प्रॉपर्टी संस्था ब्रोकर के। एसोसिएशन है, क्योंकि दावे के साथ ये रखता हूँ कि बड़ी बड़ी टाउनशिप वाले यहाँ आते हैं कि हमको ब्रोकर्स मीटिंग करनी है, तो जब मैं उनको कहता हूँ कि हम इतने ब्रोकर्स को एक मैसेज तो बुलाएंगे, तो वो आश्चर्य करते हैं कि आप बुला लोगे। जब हम मीटिंग उनकी मीटिंग भी बुलाते हैं, तो तब तक उनको ये लगता है कि नहीं नहीं इतने ब्रोकर्स आएंगे ही नहीं नहीं, आएंगे। और जब ब्रोकर्स आते हैं तो वो आश्चर्य करते हैं कि यार इतनी बड़ी, और एक यूनियन है। मैसेज पे आ जाते हैं। तो इसलिए दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी ब्रोकर्स एसोसिएशन नहीं है। और अभी हमने पूरे जिले में मिलकर करीब करीब 2000 लोगों को हमने प्रॉपर्टी व्यवसाय संघर्ष समिति के नाम पे जोड़ा है, और हम अति शीघ्र इस एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन से क्या लगता है आपको, कुछ सुधार होगा? भाई शासन, तब देखो बात सुनना, शासन को तो जनता की बात सुनना पड़ेगी, नहीं सुनेगी तो आज पूरा जिला है, कल इंदौर जिला आएगा, कल उज्जैन जिला आएगा, देवास जिला आएगा, कल हाँ, पूरे सभी। प्रदेश में अलग जगेगा, और जग चुका है। पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन चुकी है यही आंदोलन। हाँ, क्योंकि सब जगह परेशान कर रहे हैं। क्योंकि रतलाम में 56-57 का सेटलमेंट हुआ था, यहाँ 56-57, बाकी हर जगह खाली एक ही बात है कि पुराने रिकॉर्ड को लेकर मांग रहे हैं कि आप रिकॉर्ड लाओ। हमारा पूरा ये कहना है कि आप पूरा प्रदेश का सारा रिकॉर्ड आपके पास है, सारे अधिकारी आपके पास है, आप ढूंढो। नहीं आप खुद ही अपना रिकॉर्ड सुधार लो, सुधारो। ताकि आम जनता को परेशान नहीं हो। जिनकी जमीन है मान लो शासकीय, किसी कारण से आपने नाम हटाओगे, उनको ही लड़ना रहा। अब क्या होता है साहब, क्या मैंने आपको जमीन का सौदा करा दिया, अब उसका नामांतरण नहीं हो रहा, आदमी परेशान हो रही है, और सबसे बड़ा हो रहा है कि इनका सबसे बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश शासन स्वयं कर रही है। मेरा चैलेंज है कि इनका जो टारगेट होता है वो राजस्व के पूरा इस साल हो भी गया तो अगले साल होगा भी नहीं। टारगेट, हम्म, राजस्व विभाग का टारगेट जो है हम्म। पूरा नहीं हो। और पूरा नुकसान मध्य प्रदेश शासन को होता है, क्योंकि आदमी घबरा गया साहब। हाँ, व्यवसायी। आदमी सोचता है ना, कल मैं जमीन लूं, क्या काम है, बेचने वाला सोच रहा है कि कल मेरा नामांतरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मुझे बेचना ही नहीं है। जिसने खरीद लिए और जैसे तैसे वो पैसे दे दूंगा, अपना नामांतरण करा ला, तो वो ली बेची नहीं करता। हाँ, जब परेशानी ट्रांजेक्शन बहुत आ रही है। जब टर्नओवर ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो नुकसान तो राजस्व का नुकसान ही होगा। होगा ना। सही बात। अच्छा, आम आदमी से जुड़ी समस्या है कृषि भूमि सीमांकन को लेकर के, तो इसका क्या समस्या है और क्या सुझाव है, इसके बताएंगे जरा। इसमें हमारा तो सबसे बड़ा ये है कि साहब पटवारी लोग तो सबको परेशान करते हैं, बराबर ढंग से जमीन नापते नहीं है, आए दिन पैसे मांगते रहते हैं। मेरा इसमें सब लोगों से एक ही निवेदन है कि वो शासन से भी निवेदन है, मैंने कई बार हमारी मीटिंग के माध्यम से भी उठाया, एक दो बार हमने विधायकों को भी बुलाया है, तो जो पटवारी की जो शासकीय नकदी होती है उसका पंचनामा बनता है, जो शासकीय ट्रेस, जो इनका रिकॉर्ड, जो नक्शा, ट्रेस नक्शा होता है, अगर रकबा और ट्रेस नक्शे में अगर परिवर्तन हो तो उस पंचनामे में अंकित किया जाए कि ये जमीन इतनी कम है, और एक फील्ड बुक बनती है। ये किसी को भी पंचनामे में खाली पटवारी लोग ये लिखते हैं कि चारी सीमाओं से कच्चे निशान लगा के अवगत करा दिया गया है, ये गलत है। क्या आपने अवगत कराया, कहाँ निशान लगाए कच्चे, तो उसके लिए एक फील्ड बुक की नकल होती है जिसमें लिखा जाता है कौन सी जमीन, उनके जो सरकारी पॉइंट होते हैं वहां से इतनी झरी बिट्टी कड़ी हुई है, तो वो कभी किसको देते नहीं और मांगने पे भी परेशान करते हैं। मेरा मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि जो पटवारी पंचनामा बनाता है उसके अंदर ये उल्लेख किया जाए कि इसका जो रकबा और ट्रेस आकर के अनुसार जो रकबा कम ज्यादा है उसमें अंकित कर दिया जाए, ताकि जमीन अगली बार बिकेगी उसको मालूम है मेरी जमीन इतनी कम है, और लेने वालों को मालूम रहेगी, और एक फील्ड बुक की नकल अनिवार्य कर दे, तो ये 80% प्रॉपर्टी के विवाद खत्म हो जाएंगे, समाधान भी हो जाएंगे, क्रिमिनल पना भी बंद होगा, और शासन जो न्यायालय में विवाद चल रहे हैं वो भी कम पड़ेंगे। शासन द्वारा जो विभाजित प्लाट पर नामांतरण और परमिशन पर रोक लगा रखी है, 2016 में इसको बंद करी है, शासन ने एक आदेश निकाला है। मुझे ऐसा लगता है 100% के ये किसी के दबाव में टाउनशिप में, क्योंकि एक प्लाट के अगर 2 या 3 टुकड़े होकर आदमी मकान बना लेगा तो वो इतने दूर जाने वाली टाउनशिप में प्लाट और मकान नहीं लेगा। हो सकता है कि उनके बहुत बड़ा दबाव हो, किसी या राजनीतिक लोग इसमें शामिल हो, उनके दबाव के कारण भी नहीं हो रही हो। हमने इससे शासन से मांग करी है
कि आपने 2016 के तक जब आपने इसको बैंड लगाया तब तक के नामांतरण और परमिशन दी जाए। भाई आपका बैंड नहीं था तो लोगों ने जमीन मकान प्लाट हाँ, खरीदे हैं, जब तक लागू नहीं हुआ उसके पहले के तो दिए ये जाए, नामांतरण और परमिशन दी जाए, तब तक की भी नहीं दी जा रही है। तब तक की भी नहीं दी जा रही। मतलब वो आम आदमी जो है उसका वो आदमी आमंत्रण परेशान रुका है, हुआ है परेशान है। और विभाजित नहीं हो सकता और इसमें भी उसका। मेरा एक सुझाव है कि जब शासन को मालूम है कि लोग एक कॉलोनी के जिनको लोन नहीं लेना होता है, कुछ नहीं करना होता, वो मकान तो बना रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि ठीक है भाई हम लोग को लोन नहीं लेना, कोई मतलब नहीं है, तो वो नगर निगम के अधिकारियों को पैसे दे के मकान तो बना रहे हैं। एक प्लाट के 2 टुकड़े हो रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही, फिर इस पे या तो रजिस्ट्री पे भी बैंड होना चाहिए। आदमी मकान तो बना ही रहा, टुकड़े तो हो ही रहे, सिर्फ नामांतरण आप परमिशन नहीं दे रहे हो, तो इस पे रजिस्ट्री पे भी अगर बैंड होगी तो नहीं होगी, वो भी करवा बंद ही करवा दो, टुकड़ों की रजिस्ट्री बंद होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में, भारत देश में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमारे मध्य प्रदेश में है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है और आज भी आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 12.5-13% की स्टाम्प ड्यूटी यहाँ है। अन्य प्रदेश में 5 से 7% ही है। महाराष्ट्र मतलब डबल से ज्यादा यहाँ है। हाँ, मतलब डबल के बराबर करीब है ही है। तो शासन को भी जब एक तरफ तो कहती है कि लोगों को मकान बनना चाहिए, आशियाना मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश हमारा मुख्य प्रधानमंत्री जी सब्सिडी दे रहे हैं मकान बनाने पर, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर दस्तावेज पंजीयन पे इतनी स्टाम्प ड्यूटी क्यों ले रहे हैं? मेरी तो पूरी जो मांग है और आपके थ्रू भी चाहता हूँ कि आप भी इससे मांग करें कि शासन इसमें पूरी तरह से रिलीफ दे। अन्य और मैं तो केंद्र से भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से जीएसटी है उसी प्रकार से पंजीयन ड्यूटी भी पूरे देश में ही क्यों होना चाहिए। मैं भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, शासन से, प्रशासन से, जो स्टाम्प ड्यूटी है अगर देश में सभी नागरिक का समान अधिकार है तो डबल स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ मध्य प्रदेश में, अन्य राज्य क्षेत्रों में हमारा मेरा आपसे निवेदन है आपको भिन्न भिन्न नहीं पूरे केंद्र सारे प्रदेश में एक तरीके का एक प्रकार से जीएसटी है। हाँ, पूरे देश में इनकम टैक्स है, जीएसटी है। हाँ, इसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी को भी एक तरीके का जो है वो एक जैसा होना चाहिए। दस्तावेज पंजीयन की गाइडलाइन है, हर साल इसको बढ़ाने का क्या कारण है? मध्य प्रदेश शासन से हर जिले को एक टारगेट दिया जाता है, इस टारगेट को आप पूरा करो। जब कुछ समय रहता है प्रॉपर्टी व्यवसाय अच्छा चलता है, साल 2-3 साल चलता है, 1-2 साल फिर थोड़ा स्थिर भी रहता है। हाँ, फिर चलता है। कई बार कोरोना परिस्थिति को कम ज्यादा होता है। अब इनको टारगेट हमेशा इतना देते हैं, इनका टारगेट पूरी करने के लिए आम जनता को परेशान करके सिटी की गाइडलाइन इतनी बढ़ा देते हैं। आज की तारीख में सिटी की गाइडलाइन इन्होंने कीमत से ज्यादा कर दी है, जितनी मकान में बिक नहीं रहा उस कीमत से भी करीब करीब के बराबर है, उससे ज्यादा हो गई। सिटी के मकान बिक नहीं, इतनी कर दिए गाइडलाइन, कोई मकान लेने को तैयार नहीं है। और उसका मूल कारण है गाइडलाइन, क्योंकि आदमी को इतनी इनकम टैक्स की एनपीओ सब बताना सही है। हमारा इनका कहना है आपको भी कम से कम प्रॉपर्टी ब्रोकर है, प्रॉपर्टी व्यवसाय से संबंधित 2 लोगों को आपको इस गाइडलाइन को बनाते समय कलेक्टर को मिलाना चाहिए, उनसे राय लेना चाहिए कि किन एरियो की बढ़ानी हो घटानी। हमारा उद्देश्य है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिले, सरकार को नुकसान नहीं होवे, लेकिन अधिकारी कौन कहाँ से आता है उसको कोई मालूम नहीं रहता है। आप मान लो जिला पंजीयक हो, सब रजिस्ट्रार हो, एसडीएम हो या कलेक्टर साहब जिला जिस मुद्दई भी है, ये अन्य जगहों से आते हैं, 2-3 साल 4 साल के लिए आते हैं। इनको पूरे जिले की स्थिति मालूम नहीं है, पूरे शहर की स्थिति मालूम नहीं है, ये वहीं बैठ के अपने हिसाब से गाइडलाइन बना लेते हैं। अब क्या होता है, किसी आदमी को मान लो कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनको पैसा जबरदस्ती बैंकों से लेना है तो बहुत ऊंचे भाव का लोन लेके ले लेते हैं, लेकिन एक आदमी से आप 100 आदमी को परेशान नहीं कर सकते। सही है। हमारे इसमें कई बार हमने पहली मांग उठाई है और पहले हम 2 लोगों को शामिल करते थे, अब ये शामिल नहीं करते हैं। ये शासन और प्रशासन की मनमानी है। इसमें 100% है कि प्रॉपर्टी के 2-4-5 लोगों को शामिल करना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए ताकि वो बताओ। एक और सवाल ये है, सालाना 150 करोड़ का राजस्व लेने वाले पंजीयन कार्यालय की हालत और उसकी व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हम तो कई बार बोल चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और मीडिया के माध्यम से भी कई लोगों ने उठाया है। मुझे बड़े दुख की बात है कि जो छोटे छोटे ऑफिस है जिनकी का कोई राजस्व की आमदनी कुछ नहीं है, उनमें एसी और सारी सुविधा है, ये करीब करीब साल का मतलब हर साल कहीं भी 150 करोड़ के आसपास जो टारगेट रहता है इनका, लगभग
हाँ, 5-10 कम ज्यादा है, एवरेज है। इतना टारगेट देने के बाद ना तो वहाँ मूत्रालय है, कोई महिलाएं आए तो उनके लिए बाथरूम की कोई जगह नहीं है, कोई आदमी लाखों करोड़ रुपये वहाँ की लेन देन के लिए बहुत से लोग आते हैं। अब तो चेक से होने लग गया, इसके पहले कैश की लेन देन वही होती थी। तो उनके पास कोई सुरक्षा की दृष्टि से कुछ है नहीं, आदमी को बैठने की जगह नहीं है, जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, लाइट जब बंद हो जाए, बिल्डिंग बहुत पुरानी, बिल्डिंग भी नहीं है, इतना ऊंचा चढ़ाव चढ़ना है। अब तो नीचे आ गया, पहले तो इतना चढ़ाव था कि हमको खुद को चढ़ने में सांस भरा जाती, मैं 2-4-5 मिनट को रुकना पड़ता। मतलब शासन को तो तत्काल जब छोटे मोटे कार्यालयों की इतनी बढ़िया बिल्डिंग में इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, और इसकी तो सबसे पहले अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, बढ़िया बैठने के लिए एसी हवा लाने की। दस्तावेज पंजीयन वगैरह ये कराने के लिए तो सुबह से शाम हो जाती है एक व्यक्ति को, कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ बैठने के लिए अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, उचित जानवर भी वहाँ ऊपर बैठे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, ये भी मैं शासन से अपील करूंगा, प्रशासन से अपील करूंगा कि इसकी व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका राजस्व विभाग ही है, क्योंकि जो राजस्व दिया जा रहा है 150 करोड़ का, वो राजस्व विभाग के पास जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, जो आंदोलन की एक तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, तो कितने बड़े लेवल पे आंदोलन हो सकता है और इसकी कोई दिनांक फिक्स करी हो आपने, ऐसा कुछ? अभी हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, हमारे यहाँ के विधायक चेतन जी कश्यप ने राजस्व मंत्री को एक अपना ज्ञापन भी दिया, उनसे निवेदन किया है, कुछ समय उन्होंने मांगा है। हमारी तो तारीख तय थी कि 9-10 तारीख बाद इसको करना है, क्योंकि उन्होंने अखबारों में भी आया, हमें उन्होंने जानकारी भी दी है। तो हम 2-4-8 दिन इसका इंतजार कर रहे हैं कि होती है नहीं होती है। नहीं होती है तो हम इसको एक बड़े लेवल पर होंगे। हमारा सबसे पहला होगा कि दस्तावेज का पंजीयन का बहिष्कार करें, और पूरे जिले में कम से कम 8 से 10 जगह एक साथ धरना आंदोलनों का ज्ञापन देंगे। इसके बाद अगर नहीं होगी तो फिर हम अन्य जिलों के लोगों से भी कांटेक्ट करके हम फिर पूरे प्रदेश लेवल पे भी अगर बड़ा आंदोलन की करना होगा करेंगे, लेकिन जिले लेवल पे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी जिसकी तैयारी चल रही जिला लेवल का आंदोलन, अभी हमने जगह जगह इसको गठन कर दिया है। सेलाना में गठन हो गया, नामली में गठन हो गया, हमारे ग्रामीण में धराड़ साइड का एक अलग गठन कर दिया है। मतलब लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, तैयारी भी चल रही है। हमको इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि 20 साल में हमारे पास कभी इतने मेंबर नहीं जुड़ा, भी इतने लोगों के मेंबर फोन आ रहे हैं। कुछ जो किसान है वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन करो हमारे साथ है। जो मान लो कृषि का व्यापार भी नहीं करता, वो लोग भी हमको कह रहे हैं कि आपके कोई भी है तो हम होंगे। मैं तो यहाँ तक का कहता हूँ कि सत्ता पक्ष के नेता हमको कह रहे हैं कि हमारे नामांतरण नहीं हो रहे, अगर आप धरना आंदोलन करो तो हम सबसे पहले बैठेंगे पार्टी को छोड़ के। अच्छा, जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं वो हम पेट पे लात सहन नहीं करेंगे, पीठ पे लात सहन करेंगे। सही है। मतलब सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता भी इस आंदोलन पे, धरना आंदोलन या कुछ करेंगे, उसमें शामिल होने के तैयार है। उनका ऐसा बोला है, पर हम देंगे उस दिन आए कि नहीं, वो अलग बात है। हाँ, बढ़िया। चलिए, जैसे नई जनरेशन के कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी व्यवसाय में आकर के और अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नहीं, उनके लिए इसमें कुछ देखो सब धंधे में, बिजनेस में भविष्य उज्जवल सब अच्छी बात है। आप कोई भी व्यापार करो, लेकिन उस व्यापार के क्या नियम है, उस व्यापार के कैसे करना चाहिए, इसके क्या नीति नियम, शासन की क्या स्थिति है, व्यापार क्या करना है, जमीन का रकबा किसको क्या बोलते हैं, एक ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो आदमी को किसी अच्छे व्यक्ति के साथ साल 2 साल की ट्रेनिंग लेना चाहिए। हाँ, सीखना आज चाहिए ही एक अनुभव। आज बाजार में आया, स्कूटर लेकर निकल गया, मैं प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप करता हूँ, तो ज्यादा दिन नहीं चलता। ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, कोई वाद विवाद आएगा तो आदमी बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, हाँ, आज कोई भी बिजनेस हो, चाहे मैकेनिक किसी प्रकार का हो, कोई भी कपड़े की दुकान खोलता है तो कोई भी पहले वो अनुभव लेता है, उसके बाद करता है। हाँ। मतलब बिजनेस अच्छा है, करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी कमाई भी होती है, पर उसको पहले खुद अनुभव लेना चाहिए। आज मैं अभी तक भी अनुभव लेता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कोई कहता उम्र नहीं होती है, सीखते मैं अभी जाओ, भी करते कोई जाओ। कानून की बात आती है तो हमारे वकीलों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, जो रिटायर्ड हो गए उनसे पूछता हूँ कि साहब ये नया नियम आया, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हाँ, या कोई समस्या आती है तो मैं अभी भी पुराने रिटायर्ड हमारे वकील हाँ, मित्र है, उनसे मैं इसकी आज समय समय पर राय लेता हूँ। बराबर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपसे जो बातें करी हैं वो लोगों के बहुत काम की हैं, और आपने भी बहुत सारी ऐसी जानकारी दी हैं जो समस्याएं हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को और व्यवसाय को लेकर के, उन पे चर्चा करी है। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।